और हमारे दो कैंडिडेट हैं, रविंद्र वाइकर जी, अमूल कीर्तिकर जी। आपका झुकाव किस तरफ है? मैं ऐसे आपको नहीं बता पाऊंगा मेरा झुकाव किस तरफ है, लेकिन मैं बूथ में गया तो मैंने देखा कि 16 कैंडिडेट के नाम हैं। तो सबसे पहले 3 मिनट दिया, मैंने पूरे 16 का नाम पढ़ा कि ऐसे कौन हैं, ऐसे भी कोई पहचान के हो सकते हैं जिनको हम जानते हो लेकिन प्रचार न कर पाए हो। तो ऐसे लोगों को देखा, लेकिन लड़ाई जो दिख रही है इस यहाँ पे सिर्फ वो 2 ही में है, अमूल कीर्तिकर एंड रविंद्र वाइकर में ही लड़ाई है। बाकी तो 16 में जो 14 बचे हैं उनका कोई प्रचार का जरिया भी नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा कि अपनी बातें बोल पाए। दोनों कैंडिडेट इस क्षेत्र के लिए नए हैं और युवाओं का इस बार वोटिंग में ज़्यादा नाम आया है। युवा बड़ी ज़ोर शोर से वोट कर रहे हैं और अमूल कीर्तिकर जी युवा हैं। तो उसके देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि दोनों कैंडिडेट इस क्षेत्र में नए हैं, दोनों पुराने हैं। एक ने घर से एक्सपीरियंस लिया हुआ है क्योंकि उनके पिताजी पहले से राजनीति में हैं, 2 बार MP रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, नगर सेवक तक रह चुके हैं। रविंद्र वाइकर भी कोई ऐसे नहीं है, वो भी नगर सेवक रह चुके हैं, काफ़ी बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। दोनों पुराने हैं, दोनों ही खिलाड़ी हैं। अब देखना है कि जनता के हाथ में क्या है, जनता जो फैसला लेगी। द्वारका माई चैरिटी संस्था ने जागरूक अभियान निकाल रहा है जिससे दोनों कैंडिडेट तारीफ कर रहे हैं। तो इससे क्या वोटिंग में प्रभाव पड़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगा? मुझे लगता है परसेंटेज बढ़ेगा। मेरा ये मानना है कि हमारे इस क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज बाकी क्षेत्र से ज़्यादा रहेगा, ये मेरा मानना है, क्योंकि उससे कुछ तो फ़र्क पड़ रहा है। हम यूथ को निकाल रहे हैं, हम आज भी निकाल रहे हैं लोगों को कि बाहर जाइए, आप वोट कीजिए। आप किसे करते हैं वो आपको पता है, क्योंकि आपने देख लिया होगा से कहाँ पर क्या फ़ायदा है। पिछले कुछ दिनों पहले सूरत में इलेक्शन हुआ था, लेकिन उसको BJP कैंडिडेट को जीत घोषित कर दिया गया है। हाँ, देखिए, सूरत के इलेक्शन का ऐसा है कि वहाँ पे कोई भी नॉमिनेशन में एक सेकंड कैंडिडेट था ही नहीं, ना ही कांग्रेस के थे ना ही अपक्ष थे। अब वो क्या राजनीतिक समीकरण हुआ, मैं सूरत में हूँ नहीं तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये है कि एज ए इलेक्शन कमिश्नर ने अपना काम किया कि अगर सिंगल कैंडिडेट है तो उसको विन किया जाता है, उस हिसाब से विन किया है। लेकिन विन का तारीख तो 4 के आपके सामने कोई भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है, कोई नहीं है, तो वोटिंग भी नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव आयोग का एक क्षेत्र में वोटिंग कराने से काफ़ी खर्चे होते। उस खर्चे को बचाने के लिए बहुत अच्छा नियम था कि आपको खर्चा पूरा बच जाता है और इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है, क्योंकि आपके सामने आप निर्विरोध हो जाते हैं। BJP का नारा है अब की बार 400 पार। मोदी जी के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, लेकिन उनका एज लिमिट के हिसाब से सिर्फ 1.5 साल बच रहा है। तो क्या आने वाले समय में प्रधानमंत्री वही बनेंगे? देखिए, लोकसभा या कोई भी चुनाव में जो वोट का एज लिमिट बता रहे, ऐसा कहीं भी इलेक्शन कमिश्नर में एज नहीं लिखा हुआ है। मोदी जी ने अपनी पार्टी के लिए, BJP के लिए एक एज लिमिट बनाया है कि 75 साल के अंदर तक ही लोग चुनाव लड़े और वो पद पे रहे। ये मोदी जी ने पर्सनली लगाया। जैसे आप लाल बत्ती देखेंगे, लाल बत्ती का भी जो कॉन्सेप्ट हटाया है वो मोदी जी ने BJP के थ्रू हटाया है, ना कि ऐसा कोई लॉ है, लॉ में नहीं है। दिंडोसी विधानसभा में उत्तर भारतीय काफ़ी तादाद में है। उत्तर भारतीयों के ऊपर मनसे ने काफ़ी दुर्व्यवहार किया है, उन पर अत्याचार किया है और वो BJP को सपोर्ट कर रहे थे। क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? मुझे लगता है अगर मनसे का रवैया अभी भी वैसे ही होगा तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर रवैया चेंज होगा तो हो सकता है जनता चेंज हो। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।